हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक और सीरीज चलाया करते हैं, आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री। यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। इस प्रकार हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता है, दूसरा भाग आज की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है। आज 24 मई के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब YouTube पे क्लिक करने के बाद वहां पर आपको कम्युनिटी बटन दिखेगा। कम्युनिटी बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिएगा। मैंने वहां पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है बेहतरीन ढंग से। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 पर, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज को हम देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। पहली न्यूज आपके सामने दिखाई दे रही है, अमेरिका विल सेंड एन इंडियन एस्ट्रोनॉट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय ईयर एंड यूएस एनवॉय। अमेरिकी दूत का कहना है कि अमेरिका इस साल के अंत तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। He said both India and the US should look at coordinating research and critical emerging technology so that they can increasingly leverage each other's strength। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों को अनुसंधान और महत्वपूर्ण उभरती हुई टेक्नोलॉजी के समन्वय पर विचार करना चाहिए ताकि वे दोनों देश एक दूसरे की ताकत का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। भारत में आए हुए थे ये अमेरिका के दूत, जिनका नाम क्या है, एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी ने 22 मई को ये बात कही। मुंबई में ये प्रोग्राम हो रहा था। यहां पर आप ये फोटो देख रहे होंगे, ये है वहां के दूत। क्या नाम है? एरिक गारसेटी। तो इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि अमेरिका इस साल एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। जैसे बात करते हैं, उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात कही है? निसार प्रोजेक्ट, NISAR। उन्होंने कहा कि निसार प्रोजेक्ट है जो कि अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन रहेगा दोनों देशों के बीच में, यूएस और इंडिया। यूएस की एजेंसी नासा और भारत की एजेंसी इसरो के समन्वय से ये निसार मिशन आगे बढ़ाया जाएगा और ये एक संयुक्त रूप से बनाया गया मिशन है नासा और इसरो के द्वारा। अभी इस साल के अंत तक इस परियोजना को लॉन्च करने की संभावना बताई जा रही है, अकॉर्डिंग टू एरिक गारसेटी, अमेरिकी दूत। अब चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इसरो के बारे में और एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे नासा के बारे में। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा, भारतीय
अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो का नाम देते हैं, इस इसरो का मुख्यालय कहां पर है बताने का प्रयास करेंगे। तो जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। यह हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका हिंदी में नाम है, लेकिन मेनली जो नाम है इसका वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब चलो नासा के बारे में बता दीजिए। नासा आपको पता है ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय विमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। तो आप ये बताइए कि नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? जिन्होंने लिखा होगा ना 29 जुलाई 1958, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात करते हैं इस नासा का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे इस नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में बना हुआ है। वाशिंगटन डीसी कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बाकी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भी देखने का प्रयास करें। 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था? इस दिन नासा की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। सॉरी, हमारे भारतीय स्पेस एजेंसी की स्थापना हुई थी, जिसे हम क्या बोल देते हैं? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं 25 फरवरी 1992 को किसकी स्थापना हुई थी, तो जैसे आपको पता है जो रूस है ना, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस। तो इस रोसकोसमोस की स्थापना 25 फरवरी 1992 को हुई। और इस रोसकोसमोस का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? रूस की राजधानी मॉस्को में। डी ऑप्शन लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2003। तो 1 अक्टूबर 2003 को जाक्सा की स्थापना हुई थी। जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है और इस जाक्सा का मुख्यालय कहां बना हुआ है? टोक्यो में। हालांकि जापान ने पहले ही अपनी एक एजेंसी स्थापित कर ली थी जिसका नाम था नासडा, NASDA। इस नासडा की स्थापना 1 अक्टूबर 1969 को हुई थी, लेकिन जब 2003 में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की स्थापना हुई, जिसे हम जाक्सा के नाम से जानते हैं, उस जाक्सा में ही इस नासडा का क्या हो गया था? विलय हो गया था। और इस जाक्सा का मुख्यालय कहां बना हुआ है? टोक्यो में बना हुआ है। तो इस प्रकार आपको यह बिंदु ध्यान में रखना है। अब चलो चलते हैं हम हमारी इस कक्षा की दूसरी न्यूज की तरफ। एनी पार्क pond in Bengaluru that went dry comes back to life, now home to diverse birds। बेंगलुरु में सूखा पड़ा अने पार्क तालाब फिर से जीवंत हो गया है। अब यह विभिन्न पक्षियों का घर है। City has been recording moderate to heavy rainfall which has brought down the temperature and filled ponds and lakes। इस शहर में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट देखी गई है और तालाब और झीलें भर गई हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया है कि बेंगलुरु में अकाल जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं और वहां पर पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। और कुछ मैंने आपको हाथियों के बारे में बताया था कि हाथियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। तो बेंगलुरु में ये थोड़ी सी अच्छी खबर देखने को मिली है। बारिश की वजह से अब जैव विविधता के लिए थोड़ा सा ये अच्छा संदेश है। तो जैसे बात करते हैं, ए पॉन्ड एट 1N पार्क इन जिया महल रोड इज नाउ होम टू इंडियन स्पोर्ट बिल्ड डक्स एंड अदर बर्ड्स। तो वैसे जैसे भारतीय स्पोर्ट बिल्ड बतख ये कहां मिलती है, तो आप कहेंगे बेंगलुरु।
और इस पार्क का नाम क्या है? तो आप लिख देना एनए पार्क। ठीक है, लंबे समय से ये सूखा चल रहा था क्योंकि कुछ समय से इस बेंगलुरु में बारिश नहीं हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें काफी सुधार देखने को मिला है। इसी महीने की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मछलियां भी मर गई थी, है ना, केरल के आसपास में, वहां भी बताया था आपको। तो हर जगह ये चीजें देखने को मिल रही थी, यहां पर भी सूखा पड़ा हुआ था। इसी बेंगलुरु के बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय शहर बेंगलुरु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी यूपीपीसीएस लेवल का यह क्वेश्चन है, यूपीएससी और पीसीएस लेवल का, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय शहर बेंगलुरु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, चेन्नई बेंगलुरु से अधिक दक्षिण में स्थित है। क्या यह बात ठीक है? क्या आप कहेंगे जी नहीं, यह बात गलत लिखी हुई है। चेन्नई बेंगलुरु से अधिक दक्षिण में स्थित नहीं है, बल्कि बेंगलुरु चेन्नई से अधिक दक्षिण में है। जैसे हम बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में, ये बेंगलुरु जो है ना वो ज्यादा दक्षिण की तरफ है और चेन्नई जो है वो उत्तर की तरफ है। कंपैरिजन अगर किया जाए तो बेंगलुरु का अक्षांश कितना रहेगा? 12.97 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं चेन्नई के बारे में, तो इसका कितना है? तो इसका है 13.04 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो बताओ फिर दक्षिण में ज्यादा कौन हुआ? दक्षिण में बेंगलुरु ही हुआ ना। जैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, जब आप इस तरह से ज्योग्राफी में मैप बनाया करते हैं ग्लोब को समझने के लिए, ये आपकी 0 डिग्री रेखा है और ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है। तो जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे होते हैं, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सी है? तो बेंगलुरु नजदीक है ना। तो उसी प्रकार चेन्नई कर्क रेखा से, कर्क नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे ये भूमध्य रेखा, क्योंकि कर्क रेखा तो आपको पता है वो तो हमारे गुजरात से होकर गुजरती है, और काफी जो आपने एक ट्रिक भी सुनी होगी गमछा झार वाली। तो इस प्रकार से विषुवत रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है? तो बेंगलुरु नजदीक है। चेन्नई थोड़ा दूर पड़ जाता है इससे, विषुवत रेखा से। तो इसी वजह से बेंगलुरु ज्यादा दक्षिण में है, चेन्नई उत्तर में पड़ता है बेंगलुरु के। तो पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, यह बात भी गलत लिखी हुई है। बेंगलुरु तो महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, यह तो कर्नाटक की राजधानी है। तो तीसरा पॉइंट देखिएगा, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आप कहेंगे जी हां, बिल्कुल ठीक है, ये थर्ड पॉइंट ओके है बिल्कुल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अहम है ये बेंगलुरु, इसी वजह से इसे सिलिकॉन वैली का नाम दिया जाता है। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा केवल 3, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं न्यूज थर्ड की तरफ। पावर ग्रिड गेट्स ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, रिसीव्ड ATD बेस्ट अवार्ड फॉर थर्ड टाइम। पावर ग्रिड को शिक्षण और विकास के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। तीसरी बार इस पावर ग्रिड को ATD बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जब हम बात कर रहे होते हैं पावर ग्रिड के बारे में, यह पावर ग्रिड की फुल फॉर्म क्या है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। तो जैसे हम बात करते हैं कितनी प्रकार की कंपनियों की श्रेणियां होती है, तो कंपनियों की श्रेणियां आपकी एक तो होती है महारत्ना, और एक कौन सी होती है?
एक होती है नवरत्ना और एक होती है मिनी रत्ना। तो इस प्रकार मूल रूप से तीन मुख्य श्रेणियां होती है किसी भी कंपनियों को इंडिकेट करने के लिए। तो जैसे हम बात करते हैं, ये कौन सी कंपनी है, पावर ग्रिड, जिसे ये अवार्ड मिला है एटीडी अवार्ड 2024। तो ये इस कैटेगरी में आती है, महारत्ना कैटेगरी में। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो 13 महारत्ना कंपनियां हैं। 13वीं महारत्ना कंपनियां कौन सी थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी 13वीं बनी थी। ठीक है, 2023 तक का आंकड़ा है ये। और जैसे महारत्ना कंपनी बनने के लिए क्या क्या मानदंड होने चाहिए, तो इसके लिए मानदंड ये होने चाहिए कि वो नवरत्ना कैटेगरी का दर्जा प्राप्त कर चुकी हो। यानी कि मान के चलो, अगर वो पहले से नवरत्ना कंपनी है तभी तो वो महारत्ना कैटेगरी में आएगी। तो आप इस तरह तरीके से कह सकते हैं, सबसे छोटा लेवल होता है मिनी रत्ना, उसके बाद नवरत्ना, उसके बाद महारत्ना। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होनी चाहिए। 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए। 25,000 करोड़ पिछले 3 साल का औसत टर्नओवर होना चाहिए, तब वो कंपनी महारत्ना कैटेगरी के अंतर्गत आती है और उसकी वैश्विक पहचान भी होनी चाहिए। तो ये जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ना, वो महारत्ना कंपनी ही है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू टैलेंट डेवलपमेंट ड्राइविंग बिजनेस रिजल्ट्स। तो इनको एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित इसलिए किया गया है कि उनके व्यवसायिक परिणाम बहुत बेहतर हैं। प्रतिभा विकास के लिए इनका रणनीतिक दृष्टिकोण बेहतर रहा, इसी वजह से इनको यह पुरस्कार मिला। द एटीडी बेस्ट अवार्ड्स एस्टेब्लिश्ड बाय द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी यूएसए। एटीडी वैसे अगर देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। इसी एटीडी जो कि यूएसए में है, इसी एटीडी के द्वारा एक अवार्ड की स्थापना की गई, एटीडी बेस्ट अवार्ड। और यह हर साल दिया जाता है किसी न किसी कंपनी को। तो जैसे अगर रैंकिंग अच्छी है किसी कंपनी की और वैश्विक प्रतिष्ठा वाली कंपनी है तो उसको यह पुरस्कार दे दिया जाता है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है बेस्ट, है ना, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसा लिखा हुआ ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2024 विनर बेस्ट अवार्ड 3 इयर्स एज बेस्ट, यानी कि तीसरी बार बेस्ट कैटेगरी का ये अवार्ड इनको मिल रहा है। तीसरी बार, एक नहीं दो नहीं, तीसरी बार। तो इस प्रकार इनके बारे में थोड़ी और बातें यहां पर लिखी हुई है। यही बताया है कि विश्व स्तर पे जो एक हम बात करते हैं शिक्षण की, विकास की बात करते हैं, तो उस क्षेत्र में कितना कोई कंपनी बेहतरीन कर पाई है, उसी को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार दिया जाता है। द अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय डायरेक्टर पर्सनल डॉक्टर यतीन्द्र द्विवेदी एंड सीजीएम एचआरडी श्री विपिन किशोर मुंडू, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ पावर ग्रिड एट सेरेमनी हेल्ड इन यूएसए। अब जैसे आपसे यह पूछ लिया जाए कि एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 समारोह कहां आयोजित किया गया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप ठीक करेंगे, जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन इनमें ठीक रहेगा। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। न्यू ऑरलियंस, संयुक्त राज्य अमेरिका में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 का यह समारोह आयोजित किया गया। इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने तीसरी बार यह अवार्ड जीता है, जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। जब आपसे यह पूछ लिया जाए कि एटीडी बेस्ट अवार्ड देने की परंपरा कब शुरू हुई थी एटीडी यूएसए के द्वारा, तो कब शुरू हुई थी, 2003 में। 2003 में एटीडी ने सोचा कि चलो इस प्रकार से एक पुरस्कार हम दिया करेंगे हर साल, ठीक है। उसके बाद से ये पुरस्कार दिया जाता है।
एटीडी की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनके द्वारा ये दिया जाता है। तो इस प्रकार जैसे ये हमारी वीडियो का पहला भाग हुआ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको एक क्वेश्चन भी वहां पर मिलता है डेली। आप अगर ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उस कम्युनिटी बटन पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करना है और बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो के भाग नंबर दूसरे की तरफ। तो चलिए जी, आज का इतिहास यानी कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। इंग्लिश में कहा जाए तो कॉमनवेल्थ डे इसे हम कह देते हैं। हर साल 24 मई के दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है देश के, मतलब पूरी दुनिया के कई देशों के द्वारा। हालांकि कई देश अपने अपने दिन को निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन भारत की जब बात करते हैं तो भारत में यह दिन 24 मई के दिन ही मनाया जाता है। ऐसे सभी देश इस दिन को मनाते हैं जो कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, जहां कभी अंग्रेजों ने शासन किया था। ठीक है ना, जहां कभी अंग्रेजों का आधिपत्य था, वो देश जो है ना, वो देश इस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और वो इस दिवस को मनाते भी हैं। भारत भी कॉमनवेल्थ देशों का हिस्सा है, इसलिए यहां भी राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का महत्व क्यों है? इस दिन यानी कि 24 मई 1819 के दिन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जन्म। अब इस दिन विक्टोरिया का जन्म हुआ। हालांकि इससे पहले यह दिन मनाया जाता था जिसे हम क्या बोलते थे, एम्पायर डे के नाम से जानते थे। साल 1916 के बाद से रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाने लगा। इसे राष्ट्रमंडल दिवस कह देते हैं। ठीक है ना, वैसे 1916 में इसका नाम रखा गया था साम्राज्य दिवस, साम्राज्य दिवस। लेकिन 1958 के बाद में इसे नाम दिया गया राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये दिवस बदलते गए। पहले एम्पायर डे, उसके बाद साम्राज्य दिवस, उसके बाद राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है, तो 24 मई को यह दिन मनाया जाता है। वैसे तो इसके भाव क्या हैं? स्वतंत्रता की भावना, न्याय और सहिष्णुता के आदर्शों के लिए भावना और एकता के प्रतीक के रूप में देशों को पहचानना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन आप भी समझ पा रहे होंगे, इसके बारे में थोड़ा और आप जानकारी हासिल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनका जन्मदिन है या फिर जिनकी जयंती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्मदिन के बारे में, यानी कि जिनका जन्मदिन है आज के दिन 24 मई। तो ये किसकी फोटो है? आप कहेंगे इनका नाम है बछेंद्री पाल। ये नाम आपने बखूबी सुना होगा, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का जन्म आज ही के दिन हुआ था 24 मई 1954 को। और कहां पे इनका जन्म हुआ? उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। पहाड़ों की रानी कहा जाता है इनको। और मूल रूप से इनको किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक पर्वतारोही थी। ठीक है, एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फिर किनका नाम आता है? तो फिर नाम आता है बछेंद्री पाल का। तो ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था।
तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है ये। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की ये पांचवी महिला थी, ठीक है ना। भारत की पहली महिला और विश्व की पांचवी महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। तो इस प्रकार 2 पॉइंट इनके संबंधित आपको ध्यान में रखने हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, बताने का प्रयास करेंगे। बछेंद्री पाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। जो गलत है वो टिक कर देना है आपको। पहला पॉइंट देखिए, बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में हुआ। पहला पॉइंट तो ठीक है, हमें यह टिक नहीं करना। बछेंद्री पाल वर्ष 1994 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह बात गलत लिखी हुई है और हमें यही तो टिक करना था। यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किया था भारत में, यानी कि भारत की पहली महिला थी। लेकिन यह बात 1984 की है, 1994 की नहीं है। वो दिन कौन सा था? वो दिन था 23 मई 1984 का। इनका जन्मदिन कब आता है? इनका जन्मदिन आता है 24 मई को। यानी कि 1984 में जब इनका बर्थडे आने वाला था, तो अपने बर्थडे के एक दिन पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करते हुए यह दिखा दिया कि ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। तो अपने 1984 वाले बर्थडे के एक दिन पहले इन्होंने ये कारनामा किया था। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है, 1994 नहीं आएगा, 1984 आएगा। तो बछेंद्री पाल को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और डी ऑप्शन में क्या है? बछेंद्री पाल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप है। बिल्कुल सही बात है, ये इनकी रचना है, ठीक है ना। तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और दुनिया की पांचवी महिला थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको यह बात ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं 24 मई के दिन जिनकी जयंती है, यानी कि जिनका जन्म हुआ था और जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो 24 मई 1896 को जन्म हुआ इनका। ये कौन है? इनका नाम है करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा ये एक भारतीय क्रांतिकारी रहे। भारतीय क्रांतिकारी। और ये कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? तो आपने गदर पार्टी का नाम बखूबी सुना होगा। गदर पार्टी के सक्रिय नेता थे ये करतार सिंह सराभा, सक्रिय नेता। गदर पार्टी वही है जिसकी स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी, ठीक है ना। सोन सिंह भाखड़ा भी इसके साथ में सदस्य रहे और भी इसके सदस्य रहे। तो गदर पार्टी के सक्रिय नेता कौन थे? करतार सिंह सराभा। इनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। आपसे अगर पूछा जाए कि गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता करतार सिंह सराभा को किस वर्ष फांसी दे दी गई, तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बताएंगे जल्दी से। एक भारतीय वीर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को फांसी कब दी गई थी? तो इसमें जल्दी से बताएंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना 16 नवंबर 1915, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तो थे ही, और फिर इनको गिरफ्तार किस लिए किया गया था? लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार कर लिए गए और
16 नवंबर 1915 को इनको फांसी दे दी गई। बाकी ऑप्शन अगर देखें तो जैसे हम बात करते हैं 11 अगस्त 1908 को क्या हुआ था, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, याद है ना। खुदीराम बोस ये वही हैं जिन्होंने 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का काम किया, और बम जब फेंका तो फिर इनको गिरफ्तार कर लिया था और फांसी दे दी 11 अगस्त 1908 को। सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सॉरी बी ऑप्शन में 16 अगस्त 1909। 16 अगस्त 1909 वो दिन है जिस दिन मदन लाल ढींगड़ा को फांसी दे दी गई थी। मदन लाल ढींगड़ा, तो मदन लाल ढींगड़ा के बारे में कहा जाए तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। इसी वजह से इनको पकड़ लिया गया और 16 अगस्त 1909 को फांसी पर लटका दिया गया। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 19 दिसंबर 1927। आपने नाम सुना होगा काकोरी ट्रेन एक्शन का, जिसे काकोरी कांड भी कह दिया जाता था, तो इसे हम क्या बोलते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम देते हैं। इस काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत कई भारतीय क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूटा था, और जैसे नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, रोशन सिंह, है ना। तो इस प्रकार से काकोरी ट्रेन एक्शन में कई क्रांतिकारियों का नाम आता है। उनमें से 2 क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। एक तो थे अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां को फांसी 19 दिसंबर 1927 को हुई, और इनके साथ में एक व्यक्ति और थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी इसी दिन हुई थी। हालांकि दोनों को अलग अलग जेल में फांसी दे दी गई थी। जब हम राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात करते हैं तो इनको फांसी दे दी गई 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में। वहीं जब हम अशफाक उल्ला खां की बात करते हैं तो उनको फांसी दे दी गई 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में। और इनके साथी एक और थे, आपने नाम सुना है राजेंद्र लाहिड़ी का। उनको भी काकोरी कांड के तहत पकड़ लिया गया था, और उनको अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी देने से 2 दिन पहले फांसी दे दी गई थी, यानी कि उनको 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, यानी कि जिनकी मृत्यु हुई थी 24 मई के दिन। तो यहां पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये कौन है, तो इनका नाम आता है प्रताप चंद्र मजूमदार। तो प्रताप चंद्र मजूमदार जो हैं उनकी पुण्यतिथि है आज। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं, इनका जन्म वैसे बताया जाता है 1840 के आसपास में हुआ था, और इनकी मृत्यु आज के दिन यानी कि 24 मई 1905 में हुई कोलकाता में। इनसे संबंधित मैंने आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन बनाया है, बताने का प्रयास करेंगे। प्रताप चंद्र मजूमदार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन सही है। जो सही ऑप्शन है वो टिक करना है। पहला पॉइंट पढ़ के देखिए, प्रताप चंद्र मजूमदार का जन्म 1840 में तत्कालीन बंगाल के हुगली क्षेत्र में हुआ। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो प्रताप चंद्र मजूमदार 1959 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए और ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता बनकर उभरे। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, प्रताप चंद्र मजूमदार ने 1893 में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक धार्मिक संसद को संबोधित किया। यह बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा 1893 में शिकागो सम्मेलन में तो स्वामी विवेकानंद ने भी अपना भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी ब्रदर्स एंड सिस्टर से शुरू की थी। तो बड़े प्रभावित हुए थे स्वामी विवेकानंद से। ये भी
प्रताप चंद्र मजूमदार भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1893 के शिकागो सम्मेलन में हिस्सा लिया था और धार्मिक संसद को संबोधित किया था। सभी पॉइंट इनके बारे में सही लिखे हुए हैं। जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है ना। और जैसे बात करते हैं इनके बारे में, ये एक बेहतरीन रचनाकार भी थे और कहा जाता है कि ये कई ग्रंथों के रचनाकार थे और कई लोगों से ये प्रभावित भी थे। एक का नाम आता है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे। और आपने एक नाम सुना होगा केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन के विचारों का भी इन पर गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन सब के ये करीबी माने जाते हैं। और जैसे अगर हम बात करें, मैंने अभी ऑप्शन में क्या बताया था, 1859 में ये ब्रह्म समाज में मिले थे। ब्रह्म समाज जिसका प्राचीन नाम ब्रह्म सभा था, जिसकी शुरुआत 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ये वही ब्रह्म समाज है जिसमें ये एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में जुड़े और बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। समाज की विचारधाराओं के प्रचार के लिए भारत के अलग अलग नगरों की यात्राएं की, वहां पर भाषण भी दिए इन्होंने, ठीक है। 1859 में ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे, लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय बाद संगठन में जब मतभेद हो गया, फिर ये मिले थे केशव चंद्र सेन से। और केशव चंद्र सेन वही हैं जिन्होंने एक समाज की शुरुआत की थी जिसका नाम था नव विधान समाज। फिर केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित हुए प्रताप चंद्र मजूमदार और उनके बनाए हुए संगठन नव विधान समाज से भी जुड़ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इस नव विधान समाज की स्थापना कब हुई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा, तो बात आती है ये 1865 के आसपास की, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। और शिकागो में ये भारतीय दर्शन पर धार्मिक सम्मेलन में भाषण देने के लिए गए थे। अमेरिका में 3 महीने तक रहे ये और अनेकों भाषण दिए। अमेरिका में इनके भाषणों का इतना प्रभाव पड़ा था कि इनकी सहायता करने के लिए लोगों ने वहां पर एक फंड की शुरुआत कर दी जिसका नाम था मजूमदार मिशन फंड। तो लोगों ने इनकी सहायता के लिए मजूमदार मिशन फंड की शुरुआत की थी ताकि इनकी मदद की जा सके, ताकि ये अपने विचारों के प्रचार को और बेहतरीन तरीके से लोगों तक ये फैला सकें, ठीक है ना। तो इस प्रकार 1900 में एक बार फिर ये गए थे और 1905 में इनकी मृत्यु हुई थी। आज ही के दिन, आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज तक जितनी भी क्लासेस आपकी हुई हैं सभी की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है टेलीग्राम चैनल पे। और डेली एक क्वेश्चन भी आपको मिलता है। एड्यूरोही 24 आपको सर्च करना है, वहां पर आपको यह चैनल मिल जाएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें वहां से डायरेक्ट फॉलो भी कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जब आप अपने इस YouTube चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक बटन आपको दिखाई देगा। कम्युनिटी बटन पर क्लिक करने के बाद आपको वहां पर ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखेंगे। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। अगर आपको किसी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी हासिल करनी है तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। एडुरोही ऑफिशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।